रमेश और सुरेश दोनों सगे भाई थे और एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहते थे। कुछ दिन पहले ही उन दोनों के पिता का निधन हुआ और पिता ने बंटवारे में दोनों को समान समान चीजें दे दी। लेकिन रमेश के मन में लालच आ गया और उसने हेर फेर करके सारी जमीनें और घर अपने नाम करवा लिया। सुरेश को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, तो उसने रमेश के पास जाकर अपना हक मांगा। भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पिताजी सब जायदाद का मालिक आपको बना दे। क्या उन्हें मैं नहीं दिखा? मैं कौन सा उनका सौतेला बेटा था? तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? देख ले, सब पर पिताजी के अंगूठे के निशान हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता। जरूर आपने कोई घोटाला किया है। क्या पिताजी को नहीं पता था कि मैं और मेरे दो बच्चे भी हैं? अगर एक बार को वो मुझे कुछ ना भी देते तो बच्चों का हक वह कभी नहीं मारने वाले थे। या तो आप आराम से मेरी जमीन मुझे दे दो, वरना मैं पंचायत बिठा लूंगा। जो दिल में आए वो कर ले, लेकिन सारी जमीन और घर मेरा है, बस मेरा। तेरे को एक मकान दे दिया, यही बहुत है। सुरेश को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। वह अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को बोलता है। शारदा, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि पिताजी कुछ ऐसा करके जा सकते हैं। भैया के मन में लालच आ गया है। मैं कल पंचायत बिठाकर ही रहूंगा। पंचायत बिठाने से कुछ नहीं होगा। अगर पंचायत ने बात रखनी ही है तो जमीन तो उनसे मांग ही लेना। दोनों पति पत्नी बहुत उदास और दुखी थे क्योंकि उनके पास अब बिल्कुल भी जमीन नहीं थी। पंचायत बिठाई जाती है, दोनों भाइयों की बातें सुनी जाती हैं। आखिर में पंचायत कहती है कि सुरेश गुजारा कैसे करेगा, इसलिए 2 बीघा जमीन सुरेश को दे दी जाए। सुरेश इस बात के लिए अड़ जाता है कि उसे बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन रमेश उसे 2 बीघा जमीन में टरका देता है। 2 बीघा जमीन, भला इसमें हम क्या खा लेंगे? ये तो सरासर नाइंसाफी है। मैं जानता हूँ शारदा कि ये नाइंसाफी है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? पंचायत में 2 बीघा जमीन देकर वह महान बन गया, लेकिन अब हमारा क्या होगा? सुरेश जानता था कि उसके भाई ने उसके साथ धोखा करा है। वह इस बात से बहुत दुखी भी था। आखिर में वह 2 बीघा जमीन पर ही खेती बाड़ी करने की सोचता है। अपने खेतों में जाकर वह अपने खेतों की सफाई कर रहा था कि तभी एक बॉल उसे अपने खेतों में दिखाई दी। वह उसे उठा लेता है। बड़ी अजीब सी बॉल है, कैसे चमक रही है, लेकिन यहाँ खेतों में कैसे आ गई? यहाँ तो कोई खेलने भी नहीं आता। सुरेश उस बॉल को उलट पुलट कर देखता है। वह एक नीले और सफेद चमकीले रंग की बॉल थी। थोड़ी देर देखने के बाद वह उस बॉल को साइड में फेंक देता है। तभी वह बॉल टूट जाती है और उसमें धुआं निकलना शुरू हो जाता है। तभी उसमें से एक छोटा सा अजीब सा दिखने वाला इंसान बाहर निकल कर आता है, जिसके लंबे लंबे कान थे। उसका शरीर छोटा था और वह दिखने में बहुत ही अजीब था। सुरेश उसे देखकर बुरी तरह डर जाता है, जबकि वह आदमी नींद खराब कर दी मेरी। सोचा था यहाँ आकर आराम से सोऊंगा, फिर अपनी दुनिया में लौट जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी चैन नहीं है किसी को। मुझे माफ करना, मैं नहीं जानता था कि इसके अंदर आप हैं। वैसे आप हैं कौन और इसके अंदर क्या कर रहे हैं? और आप कहाँ से आए हैं? इस दुनिया के तो आप नहीं लग रहे। मैं इस दुनिया का प्राणी हूँ ही नहीं, मैं लगूंगा कैसे? और वैसे भी मैं यहाँ पर सिर्फ सोने आया था, और अब तो मैं सो भी नहीं पाऊंगा क्योंकि तुमने तो मेरा बिस्तर ही तोड़ दिया। यह आप क्या कह रहे हो? ये छोटी सी बॉल आपका बिस्तर था? ओहो, मेरी वजह से फिर तो आपकी नींद खराब हो गई। आप एक काम करो, वहाँ कोने में एक चारपाई पड़ी है, उस पर जाकर लेट जाओ। उस पर लेटने से आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। वह आदमी बहुत नींद में था। वह चलता चलता उस चारपाई पर जाता है और अपने हाथों को हिलाता हुआ उड़कर उस चारपाई के ऊपर लेट जाता है। सुरेश उसे दूर से देखकर डरा हुआ भी था और हैरान भी। वह अपने काम में लग जाता है।
देखते ही देखते शाम होने को आती है। वह आदमी अभी भी सो रहा था। तभी सुरेश उसके पास जाकर, भैया जी उठ जाओ, शाम हो गई है, मुझे मेरे घर जाना है। अगर आपको भूख प्यास लगी है तो चलिए मेरे घर चलिए, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। वाह, क्या नींद आई है। क्या कहा था तुमने? क्या कहते हैं इसको? मैंने कहा था कि इसे चारपाई कहते हैं। वाह वाह, मजा आ गया। इस पर सोने के बाद तो मेरी सारी थकान उतर गई है और मेरी नींद भी पूरी हो गई है। जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये सुनकर सुरेश को हंसी आ जाती है। फिर वह पूछता है तो वह आदमी कहता है उसे बहुत तेज भूख लगी है। सुरेश उसे हाथ में उठाकर अपने कुर्ते के ऊपर वाली जेब में डाल लेता है और घर आ जाता है। घर आने के बाद वह अपनी पत्नी शारदा को खाने के लिए बोलता है। बाबा बाबा, आपकी जेब में कुछ हिल रहा है। अरे मैं तो उसको भूल ही गया। हाँ हाँ, ये मेरा दोस्त है, आज ही मेरा दोस्त बना है और दूसरी दुनिया से आया है। शारदा, इसके लिए भी खाना ले आओ। वह उसे अपनी जेब में से निकालकर बाहर बिठा देता है। उसे देखकर उसके घर वाले बड़े हैरान होते हैं। थोड़ी देर तक तो वह आपस में डरे डरे रहते हैं, लेकिन फिर हंसी मजाक करते करते वह लोग खाना खाने लगते हैं। तब उस आदमी को सुरेश के साथ हुए धोखे का भी पता चलता है। देखो, पूरी बात तो मुझे समझ में नहीं आई। बस मुझे इतना पता चल रहा है कि तुम्हारे हिस्से की जमीन और पैसा तुम्हारे भाई ने हड़प लिया। तो क्या बात हुई, हमारे पास 2 बीघा जमीन है तो तुम उसमें ही अपनी खेती बाड़ी करके अपने परिवार को खुश रखो। तुम इस दुनिया के रूल नहीं समझते। मैं जो भी कर लूं जमीन में, अपने परिवार का गुजारा नहीं कर पाऊंगा। खाली खाना ही नहीं होता, कपड़े होते हैं, बच्चों की पढ़ाई होती है, हारी बीमारी होती है, और इनकी शादी भी तो मुझे इसी जमीन से करनी है। यह सब इस छोटी सी जमीन से नहीं हो पाएगा। अब मुझे खेती बाड़ी के साथ साथ मेहनत मजदूरी भी करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी चारपाई मुझे देनी होगी। तब से आदमी सुरेश को छोटी छोटी गोलियां देता है। अरे, यह तो छोटी छोटी गोलियां हैं, इनका मैं क्या करूंगा? ये तो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम इन्हें अपने खेतों में उगा लोगे। मेरे भाई, ये कुछ और नहीं, जादुई आलू हैं। जैसे ही तुम इन्हें अपने खेतों में डालोगे, ये दोगुनी पैदावार के साथ बढ़ जाएंगे। और तो और, ये कभी खत्म भी नहीं होंगे। जल्दी ही तुम्हें अपने खेतों से आलू की बहुत अच्छी पैदावार मिलेगी। और आगे क्या करना है वो तो तुम जानते ही हो। ये छोटी छोटी आटे की गोली जैसे दिखने वाले आलू हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। कल तुम ना इन्हें अपने खेतों में डाल देना, और मेरे को भी कल जाना है। मेरी छोटी बॉल भी वहीं खेतों में पड़ी है। मैं तुम्हारी चारपाई लेकर जाऊंगा। भाई, ये बात तो तय है। सुरेश को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह छोटे छोटे से दिखने वाले आलू की खेती की पैदावार करेंगे। अगले दिन सुबह सुरेश उस आदमी को फिर अपनी जेब में डालकर खेतों में ले जाता है। वह आदमी अपनी बॉल उठाता है और उसके अंदर चारपाई को छोटा कर कर बंद हो जाता है। सुरेश बहुत हैरान था। वह चारपाई को छोटे साइज की कर लेता है। सुरेश को वह सारे बीज देकर वहां से गायब हो जाता है। सुरेश उन्हें अपने खेतों में उगा देता है और अपने घर आ जाता है। क्या तुम्हें उस आदमी की बातों पर पूरा यकीन है? क्या सचमुच में उन छोटे बीजों से आलू की खेती हो जाएगी? भाई, मुझे तो वह भला मानस ही लगा, बाकी वो जाने, भगवान जाने। अगले दिन सुरेश अपनी पत्नी के साथ खेतों पर जाता है और वह देखता है कि उसके खेतों में आलू की फसल जोरदार हुई है। वह एक जगह से जमीन को खोदते हैं तो वहां से ढेरों आलू निकल जाते हैं। यह देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। दोनों मिलकर खेत की जमीन के नीचे से सारे आलू निकाल लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं। एक ही बारी में उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा होता है। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि अब क्या होगा। कल तो खेतों में उन्हें दूसरी सब्जी उगानी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगले दिन जब वे खेतों में जाते हैं तो उनकी फसल फिर से तैयार खड़ी थी। थोड़े ही दिनों में वह बहुत अमीर होने लग जाते हैं। ये बात सुरेश के भाई रमेश को हजम नहीं होती और वह उसके खेतों में आता है। अरे वाह वाह, मेरी दी हुई जमीन तो
सोना उगल रही है। तुझे तो मेरा एहसान मानना चाहिए और इस एहसान में तुझे अपने खेतों के आधे आलू मुझे देने होंगे। मेरे बड़े भाई हो इसलिए मैं शर्म करता हूँ, लेकिन अगर मेरे खेतों की तरफ नजर करके भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 2 बीघा जमीन दी है तुमने मुझे, मैं अपनी जमीन में कुछ भी करूं, तुम मेरी जमीन के आसपास भी दिखाई मत देना। तभी कुछ किसान लोग वहां पर उनके झगड़े में आ जाते हैं और सब मिलकर रमेश को भला बुरा कहते हैं। रमेश उन लोगों को देखने की धमकी देकर वहां से चला जाता है। रात को चोरी छुपे वह सुरेश के खेतों में आकर आलू निकालने लगता है। सारे आलू निकालने के बाद जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर कुछ भी नहीं था। तभी वह देखता है कि पीछे छोटा सा आदमी खड़ा हुआ है। तुमने मेरे दोस्त के खेतों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। तुमने उससे ज्यादा जमीन ली हुई है, जाओ अब तुम अपने खेतों में खेती करके दिखाओ। रमेश को कुछ समझ में नहीं आता। वह तो उस अजीब से दिखने वाले आदमी को देखकर डर के मारे वहां से भाग जाता है। सुबह सुरेश अपने खेतों में आता है तो आज भी पूरा खेत आलू से भरा होता है और उस अजीब दिखने वाले आदमी को देखकर रमेश के होशो हवास बिगड़ जाते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे भूत पड़ गया है। वह अपने इतने बड़े खेत में खेती भी नहीं कर पा रहा था और धीरे धीरे वह बहुत गरीब हो जाता है और सुरेश बहुत अमीर। रामप्रसाद एक गरीब किसान था। उसके पास अपनी एक छोटी सी जमीन थी और उसी पर खेती बाड़ी कर उसमें सब्जियां लगाता और उन्हीं सब्जियों को वो गली गली बाजार में बेचने चला जाता। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इस समय उसके खेतों में आलू लगे हुए थे जिन्हें निकालने में काफी समय लगता था। इसलिए वो सुबह सवेरे ही अपने खेतों में पहुंच जाता और जितने आलू वो एक दिन में बेच सकता था वो निकाल लेता। लेकिन सर्दियों में आलू इतनी अधिक मात्रा में होता था कि बहुत ही कम दामों में बिकता था, जिस वजह से उसे कोई मुनाफा नहीं हो रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे जो गांव के ही एक स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। 150 रुपए से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें पता है ना कितनी ठंड पड़ रही है। बच्चों को नए स्वेटर भी दिलाने थे। हाथ भर का खेत नहीं है, थोड़ी सी सब्जी लगती है, वही महीने भर में खत्म हो जाती है। इस तरह कैसे चलेगा? बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब चीजें मेरी आंखों के आगे से नहीं गुजरती? मुझे भी पता है मेरे बच्चे ठंड से कैसे ठिठुरते हुए स्कूल जाते हैं, लेकिन मैं क्या करूं मुन्ना की माँ, हमारे पास छोटी सी जमीन है, उस पर 1-2 सब्जियां ही हम लगा पाते हैं। तभी वहां पर रामप्रसाद का बेटा आता है। बाबा बाहर बहुत धुंध है और ठंड भी है। आपने कहा था कि आप मुझे एक नया स्वेटर लाकर देंगे। इस स्वेटर में देखो ठंड भी नहीं रुकती है और कितनी जगह से फट भी गया है। और मेरे पास तो जूते भी नहीं है, चप्पल में बहुत ठंड लगती है। इस बारी गांव का हाट बाजार लगेगा तो मैं तुम लोगों को सामान दिलाकर लाऊंगा। चलो बच्चों, तुम लोगों को स्कूल के लिए देरी हो रही होगी। रामप्रसाद बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन अपनी गरीबी की बेबसी की वजह से वो अपने बच्चों की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहा था और यही बात उसे दिन रात मन ही मन कचोटती रहती थी। अच्छा चलो छोड़ो, बच्चों का तो ये सब चलता रहेगा। तुम अपना मन छोटा मत करो, मैं जानती हूँ तुम बहुत मेहनत करते हो। रामप्रसाद का मन बहुत उदास था। वो अपने खेतों की तरफ चला जाता है ताकि वो आज के आलू निकाल सके और उन्हें बाजार में बेच सके। जब वो अपने खेतों में जाता है तो और भी परेशान हो जाता है। उसके सारे पौधे इधर उधर उखड़े पड़े थे और खेतों में कोई भी आलू नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके खेतों में से सारे आलू निकाल लिए गए हैं। मेरे खेत के आलू कहाँ चले गए? अभी कल ही तक तो मैंने यहाँ तक खेत के आलू निकाले थे, बाकी के आलू? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? रामप्रसाद जोर जोर से रोने लगा कि तभी वहां पर एक मोटा गोलमोल सा आदमी आता है। रामप्रसाद के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, क्या हुआ भैया, तुम इतनी जोर जोर से शोर क्यों कर रहे हो? ये मेरा खेत है, यहाँ पर मैंने आलू लगा रखे थे। मैं रोज यहाँ से आलू निकालकर उन्हें बाजार में बेचने जाता था। आज जब आया तो देखा यहाँ एक भी आलू नहीं है। अच्छा अच्छा, ये बात है। यह तुम्हारा खेत है और इसमें आलू गायब हो गए हैं। उसके लिए तुम मुझे माफ करना। लेकिन उसके लिए तुम क्यों माफी मांग रहे हो? क्या तुम वही आदमी हो जिसने मेरे खेत से आलू निकाल लिए हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, पर हाँ शायद ऐसा ही कुछ है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? असल में हुआ ये कि एक आदमी के आलू का नुकसान मुझसे हो गया। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने हड़बड़ी में जादू से तुम्हारे खेत के सारे आलू उसको दे दिए। ये तुम क्या बोले जा रहे हो? जादू से मेरे खेत के सारे आलू किसी और को दे दिए तो मेरा क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा?
अब देखो वो आलू तो मैं उस आदमी को दे चुका हूँ, तो इसलिए मैं वो वापस नहीं ले सकता। तुम थोड़ा शांत हो जाओ। अगर इसी तरह चिल्ला चिल्ला कर बात करोगे तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। रुको, मुझे पहले आराम से सोच लेने दो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। रामप्रसाद को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई आदमी उसके खेत के आलू किसी और को कैसे दे सकता है। वो हक्का बक्का उस छोटे से गोल मटोल आदमी की तरफ देख रहा था। वो आदमी जिसका मुंह बहुत बड़ा था और उसके हाथ छोटे छोटे थे। वो अपने माथे पर हाथ रखकर कभी इधर तो कभी उधर दबा रहा था। फिर वो अपनी आंखें खोलता है और रामप्रसाद से कहता है, देखो भाई, मैंने तो अपना पूरा दिमाग लगा लिया, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें नुकसान की भरपाई कैसे करूं। अब तुम ही मुझे बता दो कि मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई कैसे करूं। एक तो तुम दिखने में कितने अजीब से आदमी हो, ऊपर से मेरा नुकसान कर दिया और अब मुझसे पूछ रहे हो कि नुकसान की भरपाई कैसे करवाऊं। तुम कोई पागल वागल तो नहीं हो ना? अरे यार, मैंने तुम्हारा बहुत भारी नुकसान कर दिया है, लेकिन तुम मुझे पागल मत कहो। मैं जादुई आलू हूं। हाँ, कभी कभी मुझसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मैं फिर भी सबको खुश कर ही लेता हूं। तुम्हें भी कर लूंगा। अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सुनो भाई, सुबह का समय है और तुम्हें लगता है कि इतनी बुरी हालत अपने खेत की देखने के बाद मैं किसी मजाक के मूड में होऊंगा। तुम जाओ भाई, तुम जो कोई भी हो, जाओ यहां से और मेरा दिमाग मत खराब करो। बड़ाया जादुई आलू। ऐसा मत कहो, मैं सचमुच में जादुई आलू हूं और तुम्हारे नुकसान का मुझे बहुत दुख है। बताओ मैं कैसे भरपाई करूं। बार बार एक ही बात सुनकर रामप्रसाद को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जादुई आलू से बोलता है, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? मैं जादुई आलू हूँ, जादुई आलू हूँ। इतना ही जादुई आलू हो तो इस खेत के ऊपर महल खड़ा कर दो। मेरे बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े ला दो। मेरे घर परिवार को अच्छा बना दो। मेरा खेत बड़ा कर दो। दुनिया जहाँ की सारी सुख सुविधाएं मेरी झोली में डाल दो। बताओ, कर सकते हो? ये कहकर रामप्रसाद अपने खेत में फैले हुए इधर उधर पौधों को एक तरफ इकट्ठा करने लगता है और जादुई आलू वहां पर अपने सर पर हाथ रखकर सोचने लगता है। और फिर अचानक से रामप्रसाद बुरी तरह डर जाता है, क्योंकि वहां पर एक बड़ा खेत था, एक महल था और बहुत सारी चीजें थीं। रामप्रसाद अपने चारों तरफ देख रहा था। दूर दूर तक उसका खेत बड़ा हो चुका था। क्या तुम्हारे नुकसान की भरपाई इतने से हो जाएगी? ये सब क्या है? सच सच बताओ, तुम कौन हो? और अचानक से ये सब कुछ, जो कुछ मैंने मांगा, यहाँ पर सब कुछ है? तो मेरे भाई, मैं इतनी देर से तुमसे यही पूछ रहा था, क्या इतना कुछ बहुत है या तुम्हें कुछ और भी चाहिए? रामप्रसाद की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसने इतना मांगा और इतना मिल चुका है उसे। आसपास काम कर रहे किसान भी हैरान हो जाते हैं कि अचानक से रामप्रसाद का खेत इतना बड़ा कैसे हो गया और उसके अंदर इतना सुंदर घर और बाकी सारा सामान भी। तभी कुछ किसान रामप्रसाद के पास आते हैं। अरे भाई, मैं तो हैरान हो गया। अपने खेत में काम कर रहा था, अचानक से देखा यहाँ पर सब कुछ आ गया। ये कैसे हुआ रामप्रसाद? लगता है तेरी तो किस्मत बदल गई है, अचानक से इतना कुछ मिल गया तुझे। अरे मेरे भाइयों, तुम लोग बोले जा रहे हो, अभी मुझे खुद तो यकीन कर लेने दो कि मुझे इतना कुछ मिल गया है। इनसे मिलो, ये अपने आप को जादुई आलू कह रहे हैं और इन्होंने ही मुझे ये सब कुछ दिया है। जब किसानों ने ये बात सुनी तो सब के सब जादुई आलू से कुछ कुछ मांगने लगे। माफ करना दोस्तों, मैं इस तरह किसी को कुछ नहीं देता, सिर्फ उसी को देता हूँ जिसका नुकसान मुझसे गलती से हुआ हो। और हाँ, रामप्रसाद का नुकसान मुझसे गलती से हुआ, इसलिए मुझे उसकी भरपाई करनी पड़ी। अब तुम जानो और तुम्हारा ये दोस्त रामप्रसाद जाने। मैंने जितना देना था मैं दे चुका। और बताओ रामप्रसाद, तुम्हें कुछ और चाहिए तो? रामप्रसाद सोच में पड़ जाता है। फिर आखिर में वो जादुई आलू से बोलता है, तुमने मुझे जितना दिया इसकी तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन अगर तुम मुझे एक चीज और दे सकते हो तो बस इतना, जो कि मैं अपने खेतों में जब भी कोई सब्जी लगाऊं उसकी पैदावार भरपूर हो। ठीक है, ऐसा ही होगा। ये कहकर जादुई आलू वहां से चला जाता है और रामप्रसाद बड़ा खुश होता है कि अब उसके पास एक बहुत बड़ा खेत था, बड़ा घर था। वो भागा भागा गांव की तरफ आता है और सीधा अपने घर आकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे अपने खेतों में ले जाता है। अरे, ये कौन सी जगह है? हमारे गांव में तो पहले कभी नहीं थी। भाग्यवान, ये सब कुछ हमारा अपना है। ये खेत, ये घर, ये सामान, ये सब कुछ हमारा अपना है। लेकिन कैसे? क्या तुम सच कह रहे हो? ये सब कुछ अब हमारा अपना है? हाँ हाँ, सब कुछ हमारा है। अब बच्चों को मैं स्कूल से लेकर आता हूँ। और कितने स्वेटर चाहिए मुझे बता, क्या क्या सामान चाहिए वो भी मुझे बता। अब तुम लोगों को मैं किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। पर वहां खड़े हुए किसान रामप्रसाद की किस्मत के बदल जाने पर बड़े हैरान हो रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि काश वो जादुई आलू उनका नुकसान कर देता तो वो भी आज रामप्रसाद जितने अमीर हो जाते। रामप्रसाद स्कूल जाता है और स्कूल की छुट्टी होने पर अपने बच्चों को लेकर अपने घर में आता है, जहां पर सुख सुविधाओं का सारा सामान था।
गर्मी लगे तो एसी चले, ठंड लगे तो हीटर। सबके अपने अपने कमरे। इतना सारा सामान था घर में कि एक पैर रखने की भी जगह नहीं थी। बाबा, सुबह तक तो हम गरीब थे, अब अचानक से अमीर कैसे हो गए? इसी को ही किस्मत कहते हैं बेटा। कहा जाता है ना कि पल में दुनिया बदल जाती है। हमारी भी दुनिया पल में बदल गई। अरे वाह, मेरा इतना सुंदर कमरा, इतने अच्छे अच्छे कपड़े, मैं तो एकदम परी लगूंगी, परी। अब तो राम प्रसाद की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अपने खेतों में काम करता था और आसपास के अपने किसान मित्रों की भी मदद करता था। उसने जादुई आलू के द्वारा मिली मदद को मेहनत करके दिन रात चौगुना कर बहुत अमीर आदमी बन गया।